14 जनवरी 2022 को सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं। सूर्य के मकर राशि में जाने का आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और किस उपाय से इस राशि परिवर्तन को हम शुभ बना लें, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो कृपया अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। 14 जनवरी 2022 को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वह 13 फरवरी 2022 तक रहेंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उत्तरायण के महीनों की शुरुआत हो जाती है। उत्तरायण यानी देवताओं का दिन। 14 जनवरी से लेकर 14 जुलाई तक उत्तरायण माना जाता है और 14 जुलाई से 14 जनवरी तक दक्षिणायन। उत्तरायण शुभ माना जाता है क्योंकि इसमें सभी शुभ कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। जैसा मैंने कहा, देवताओं के जगने का दिन, इसीलिए 13 जनवरी को वैकुंठ एकादशी मनाई जाती है, जो भगवान विष्णु के जगने का दिन माना जाता है और मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। और 14 जनवरी को मकर संक्रांति कहते हैं। इसलिए यहाँ बहुत अच्छा है कि सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं, तो अच्छे समय की शुरुआत कही जा सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किन राशि वाले लोगों के लिए यह ज़्यादा अच्छा होगा, किन्हें थोड़ा संभलने की आवश्यकता होगी और क्या उपाय करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या अच्छा होना होगा, किन मामलों को लेकर हमें सावधान रहना चाहिए और फिर उपाय। तो 12 राशियों का राशिफल शुरू करने से पहले मैं इसमें अच्छा और संभलना और उपाय तीनों बातें बता दूंगा। अगर आपको यह नहीं सुनना है और सीधे अपना राशिफल सुनना चाहते हैं तो वीडियो अभी कुछ मिनट आगे बढ़ाकर आप सिर्फ राशिफल सुन सकते हैं। लेकिन अगर उपाय जानना चाहते हैं और सूर्य वाकई इस राशि में आने पर क्या करते हैं तो वीडियो कृपया पूरा सुन सकते हैं। देखिए, सूर्य व चंद्रमा दोनों हमारी राशि के स्वामी माने जाते हैं। सूर्य राशि व चंद्र राशि दो महत्वपूर्ण राशियां मानी जाती हैं, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा के प्रतिनिधि हैं और चंद्रमा हमारे मन के। तो सूर्य व चंद्र राशि दोनों ही मिलकर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोल एंड माइंड। तो सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तो है तो उनकी शत्रु राशि, लेकिन यहाँ से अच्छे दिनों की यानी उत्तरायण की शुरुआत भी होती है, तो मिश्रित फल देते हैं, यानी मिले जुले फल देते हैं। अब यहाँ सूर्य का आना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। स्वास्थ्य से एक बात आपको बता दूं कि अभी जो समय चल रहा है कोविड का, उसमें सभी को संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जनवरी 2 तारीख को बृहस्पति राहु के शतभिषा नक्षत्र में जा चुके हैं। बृहस्पति राहु के नक्षत्र में जाते हैं तो बीमारियां बढ़ती हैं। यहाँ वह 2 मार्च तक रहेंगे। तो 2 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक विशेष रूप से स्वास्थ्य को लेकर सबको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। तो सूर्य क्या दिखाते हैं? सूर्य हमारे सोल हैं, फर्स्ट इम्पल्स हैं, इंट्यूशन है, व्हाट वी वांट टू बिकम, वो सूर्य है। वहीं चंद्रमा हमारा माइंड है, हमारा लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, हमारी हैबिट्स है। तो सूर्य चंद्रमा दोनों मिलकर हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं। अब सूर्य जिस राशि में जाते हैं उस राशि के गुणों को प्रकाशित कर देते हैं। तो सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं। मकर राशि क्या है? मकर राशि का सिंबल क्या है, चिन्ह क्या है? एक बकरी है, गोट है। बकरी क्या दिखाती है? रिलेंटलेस एफर्ट, सतत प्रयास। धीरे धीरे करते हुए बकरी पहाड़ तक चढ़ जाती है, जो हाथी नहीं चढ़ सकता। तो भले ही साइज में छोटी होती है, लेकिन धुन की पक्की होती है। इसी तरह मकर राशि वाले लोग धुन के पक्के होते हैं। और स्लो राइज दिखाता है, क्योंकि बकरी धीरे चलती है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस एफर्ट को दिखाता है। ऐसे लोग जो काम एक बार हाथ में लेते हैं वह छोड़ते नहीं हैं, और उनमें उनके गुण जो होते हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो बहुत प्रबल होती हैं। बकरी जितनी दूर की घास होती है उतना पूरा चरने के बाद ही आगे बढ़ती है। बकरी चीता नहीं हो सकती, बहुत तेज़ तेज़ नहीं भाग सकती, लेकिन दृढ़ इरादों वाली होती है। इसलिए मकर राशि के लोग धीरे काम करते हैं, लेकिन बहुत मेथोडिकल होते हैं, सर्जिकल होते हैं और बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। जो काम हाथ में लेते हैं
वह पूरा करके ही छोड़ते हैं। इसलिए सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो सभी लोगों में इस तरह के गुणों में बढ़ोतरी हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। देखिए, तो सूर्य मकर राशि में होते हैं तो एक तरह से वह कालपुरुष कुंडली के 10वें भाव में माने जा सकते हैं, क्योंकि मकर राशि कालपुरुष कुंडली के 10वें भाव में आती है। अब 10वां भाव केंद्र स्थान है और सबसे बली केंद्र माना जाता है, इसीलिए इसे कर्म पर अधिकार दिया गया। और शनि जो इसके देवता हैं यानी ग्रह हैं, वह कर्म के मालिक माने गए। पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व में हमें जमा करने की इच्छा होती है, यानी यह हमें काम करने की प्रेरणा देती है, तो काम के लिए अच्छा है। यह तो हुई अच्छी बात। अब क्या समस्याएं आ सकती हैं? देखिए, सूर्य शनि के मित्र नहीं है, तो मकर राशि में जाना सूर्य का अपनी शत्रु राशि में जाना हुआ। लेकिन फिर भी चूंकि सूर्य 10वें स्थान में यहाँ माने जा सकते हैं तो मिले जुले फल देंगे। अच्छा, मैंने आपको बता दिया। लेकिन सूर्य में शनि के भी गुण आ जाएंगे। शनि क्या होता है? वेंजफुल होता है, मेहनती तो होता है, लेकिन अगर उसकी बात को कोई काटे तो ऐसे लोगों में बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे लोग बॉसी हो जाते हैं, यानी दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति उनमें बहुत बढ़ जाती है। एक बात अगर उनकी नहीं मानी जाए तो उनमें बदला लेने की भावना भी आ जाती है। तो अगर आप में यह गुण आते हैं तो आपको इनसे बचना चाहिए, क्योंकि इसी समय में शनि अस्त भी हो रहे हैं। 22-23 जनवरी से शनि लगभग 1 महीने के लिए अस्त हो जाएंगे। तो सूर्य जब शनि की राशि में हैं और वह अस्त हो रहे हैं तो सूर्य पर भी इसका निगेटिव प्रभाव आएगा। यानी कोई ग्रह अगर किसी दूसरे ग्रह की राशि में जाता है और वह ग्रह ही अस्त हो जाए उसके प्रभाव में आने से, तो सूर्य को भी उसका बुरा प्रभाव झेलना पड़ेगा। तो जिन लोगों के लिए भी कर्म क्षेत्र के मालिक बनेंगे या भाग्य के, उन्हें सावधानी रखनी पड़ेगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर समस्या आ सकती है। 14 जनवरी से 14 जुलाई तक हालांकि सूर्य बली ही माने जाते हैं, लेकिन इस समय में आपको सावधान रहना चाहिए। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। अब उत्तराषाढ़ा सूर्य का स्वयं का ही नक्षत्र है, श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र है और धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। यानी राशि भले ही इनके शत्रु की है, लेकिन इसमें जो 3 नक्षत्र हैं वह तीनों ही बड़े अच्छे हैं। यानी एक तो सूर्य का स्वयं का है, दूसरा उसके 2 मित्र ग्रहों चंद्रमा और मंगल का भी है। इसलिए सूर्य मकर राशि में हालांकि शत्रु राशि में है, लेकिन इसमें बुरा फल देते हुए अधिक नहीं देखे जाते हैं। हालांकि ज्योतिष का एक पुराना ग्रंथ है सारावली, उसमें सूर्य के मकर राशि में होने पर सभी बुरे फल ही बताए गए हैं। यानी व्यक्ति लालची होता है, दूसरे के अधीन में काम करता है, उसके अंदर जमाखोरी की प्रवृत्ति होती है। लेकिन कलयुग में देखा जाए तो यह सब कुछ बहुत बुरे गुण तो नहीं माने जाते हैं। यानी जमा करना बहुत बुरी बात नहीं है, लालची होना अगर आप अपने लालच को कंट्रोल में रख सकते हैं तो भी वो बुरा नहीं है। और कार्य करना दूसरों के अधीन, तो दूसरों के अधीन तो आजकल सभी नौकरी कर रहे हैं, तो एक तरह से कार्य करते ही हैं। जब यह ग्रंथ लिखे गए थे उस समय किसी के अधीन नौकर होकर काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। तो पुराने समय के ग्रंथों को नए परिप्रेक्ष्य में, न्यू लाइट में, न्यू टाइम्स में पढ़ने की और उन्हें समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ सूर्य मिले जुले परिणाम दे रहे हैं सभी राशि वाले को। अब यहाँ क्या उपाय करें? देखिए, जैसा मैंने कहा था, वैकुंठ एकादशी आ रही है, बहुत अच्छा समय होता है। मैं स्वयं भी बालाजी भगवान के दर्शन करने गया था इस महीने की शुरुआत में और मैंने अच्छे दर्शन किए। तो इस महीने की शुरुआत यानी साल की शुरुआत में जब मकर संक्रांति आती है, वैकुंठ एकादशी आती है, तो भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। 13 जनवरी और 14 जनवरी जिस दिन मकर संक्रांति है, बहुत शुभ दिन है। उस दिन अपने पितरों को तिल का तर्पण देना चाहिए, गुड़ चना इन्हें गरीबों में बांटना चाहिए और विशेष रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पठन करना चाहिए। आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की भी माला कर सकते हैं, या जिस तरीके से भी आपको भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी अच्छी लगती है आप कर सकते हैं। आपका इससे लाभ होगा, कल्याण होगा, पूरे साल घर में सुख शांति की
वृद्धि भी होगी। तो 13 जनवरी और 14 जनवरी को आप चाहें तो एक समय आप नमक का त्याग कर सकते हैं या आधे दिन का उपवास भी कर सकते हैं अगर आप पूरे दिन का उपवास नहीं कर सके तो। और चावल और दाल की खिचड़ी बनाकर स्वयं भी खाएं, भगवान को भी भोग लगाएं और गरीबों को वितरित करें। पितरों की शांति के लिए भी तिल और चावल का गुड़ के साथ मिला हुआ जल पितरों को या भगवान सूर्य को अर्पित करना चाहिए। यह बहुत अच्छा उपाय होता है। तो अभी हमने सब उपाय भी समझ लिए। अब देखते हैं कि सभी 12 राशि वाले लोगों को क्या परिणाम देगा। तो मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले लोगों को इस राशि परिवर्तन से मिले जुले फल मिलेंगे। देखिए, मेष के लिए सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी बनते हैं, पद अधिकार संतान विद्या के स्वामी, और यह आपकी राशि से 10वें भाव में यानी कर्म स्थान में जा रहे हैं, जहां कर्म के स्वामी शनि स्वयं बैठे हुए हैं। तो सूर्य व शनि का योग बन रहा है। अब यह योग बहुत अच्छा तो नहीं माना जा सकता है, लेकिन सूर्य भी 10वें भाव में अच्छे माने जाते हैं और शनि वहाँ स्वयं तो अच्छे बने हुए हैं ही अपनी ही राशि में। तो मिला जुला परिणाम इसलिए कि 14 जनवरी से लेकर लगभग 24 जनवरी तक सूर्य यहाँ अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। 24 जनवरी के आसपास शनि अस्त हो रहे हैं, यानी आपके 10वें स्थान के स्वामी अस्त हो रहे हैं, तो आपको कार्यस्थल पर इससे उथल पुथल होगी। एक और बात इसका कारण बन सकती है, क्योंकि बुध भी सूर्य के साथ यहाँ बैठ रहे हैं आपके कर्म स्थान में। अब बुध आपके 3रे व 6ठे भाव के स्वामी हैं। दोनों ही संघर्ष व शत्रु भाव माने जाते हैं। इन भावों के स्वामी बुध का सूर्य के साथ बैठना आपके कार्यस्थल पर आपको चुनौतियां दे सकता है। तो सूर्य बुध शनि 3 का ग्रह योग आपके 10वें कर्म स्थान पर बन रहा है। सूर्य व शनि तो आपके लिए फेवरेबल हैं, लेकिन बुध नहीं फेवरेबल हैं। तो आपको अपनी बुद्धि से ऐसी बातों से बचना पड़ेगा जिसमें आप कंट्रोवर्सीज में आ जाएं, क्योंकि आपके वर्क प्लेस पे कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। कुछ गुप्त शत्रु आपके खिलाफ काम कर सकते हैं। काम में आप जो भी बोलें या लिखें, स्पेशली कहने और लिखने में कुछ भी नोट्स अगर आप लिखते हैं, ख़ास तौर पर जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं, उन्हें अगर किसी फाइल पर कोई नोटिंग करनी है तो बहुत सोच समझ कर कीजिए, आपके खिलाफ इसका प्रयोग किया जा सकता है। असावधानी में आप कुछ गलत चीज़ें बोल या लिख सकते हैं, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। जो लोग भी सरकार से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उन्हें तकलीफ़ आ सकती है सूर्य के इस गोचर से। शनि का अस्त होना आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो आपको जैसे मैंने कहा, विष्णु आराधना करते रहनी है। 5म भाव के स्वामी सूर्य हैं, उनका मंत्र आप जपते रहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का हर रविवार को इस पूरे महीने में आपको निश्चित रूप से पाठ करना चाहिए, नहीं तो आपको समस्याएं आएंगी। वृष राशि के लिए सूर्य उनके 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 9वें भाव में सूर्य का गोचर करना पिता के स्वास्थ्य में कुछ चिंता देता है। सूर्य आपके 4थे भाव के स्वामी हैं। 4थे भाव के स्वामी का 9वें भाव में जाना हालांकि राजयोग बनाता है, क्योंकि वहाँ 9वें भाव के स्वामी शनि बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में। तो एक तरह से केंद्र व त्रिकोण का संबंध आपके 9वें भाग्य भाव में बन रहा है। भाग्य में निश्चित रूप से आपको तरक्की तो देखने को मिलेगी। किसी तरह की पुरानी बीमारी से अगर ग्रसित थे तो उसमें भी अभी आपको लाभ होगा, लेकिन चूंकि आपके 9वें भाव के स्वामी शनि, जो पिता का भाव माना जाता है, और वह भी पिता के नेचुरल कारक सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और शनि अस्त हो रहे हैं, तो पिता के स्वास्थ्य में कुछ तकलीफ या चिंता आएगी, आपको बचना पड़ेगा। जो लोग भी नौकरी पेशा हैं, उन्हें पिता की जगह अपने बॉस को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनसे भी आपको तकलीफ आ सकती है। तो नौकरी में अगर हैं तो आपको अपने अधिकारी वर्ग से किसी तरह के टकराव से बचना चाहिए। जब अस्त हो जाएंगे यहाँ पर 24 जनवरी के आसपास, तो शनि का अस्त होना आपके लिए कार्य क्षेत्र में चैलेंजेस लेकर आएगा। लेकिन 14 जनवरी से 24 जनवरी तक का समय आपके लिए बुरा नहीं कहा जा सकता है। इस समय किसी नवीन प्रदेश की यात्रा भी हो सकती है।
जो लोग लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं या किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। घर में कुछ नया शुभ कार्य हो सकता है। कोई नई खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो नए सामान की खरीदारी के लिए यह समय अच्छा है। तो शुरुआत के 10 दिन आपके लिए बुरे नहीं हैं, लेकिन उसके बाद आपको संभलना पड़ेगा। हालांकि बुध का यहाँ गोचर करना, आपके 9वें भाव में बुध आपके लिए मित्र हैं, तो आपको अपने भाई बहनों से किसी तरह का सहयोग निश्चित रूप से प्राप्त होगा। धन के साधनों में बढ़ोतरी तो देखने को मिलेगी। मिथुन राशि के लिए सूर्य का गोचर 8वां हो रहा है। सूर्य का 8वां गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। स्वास्थ्य में तकलीफ आ सकती है। भाग्य के मालिक शनि भी अभी आपके 8वें गोचर कर रहे हैं और वह अस्त हो जाएंगे। तो भाग्य में अचानक आपको रुकावट देखने को मिल सकती है जब शनि अस्त होंगे 24 जनवरी के आसपास से लेकर 1 महीने तक। बुध भी जो आपकी राशि के स्वामी हैं, उनका भी गोचर 8वां हो रहा है, क्योंकि वह सूर्य के साथ ही बैठे होंगे। तो यहाँ सूर्य बुध शनि का अष्टम भाव में गोचर करना आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। किन लोगों के लिए कुछ अच्छा है? जो लोग भी इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में काम करते हैं, डिफेंस फोर्सेस में हैं, उनके लिए इतना बुरा नहीं होगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए जो इसके अलावा किन्हीं क्षेत्रों में काम करते हैं, उन्हें विशेष तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अचानक स्वास्थ्य में आपको खराबी या ड्रॉप देखने को मिलेगा। ऊर्जा व उत्साह की कमी रहेगी। किसी तरह के नए काम से अभी आपको बचना चाहिए। जो काम है, जो काम आप कर रहे हैं, वही काम करते रहिए। नए काम की शुरुआत करना इस महीने में सूर्य के इस गोचर में आपके लिए अशुभ फल देगा। आप देखेंगे कि कोई भी नया काम लेने जाएंगे, उसमें आपकी इच्छा के विपरीत आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कोई नया इन्वेस्टमेंट, कोई नया वेंचर करने से आपको बचना है। हाँ, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति जो रिसर्च के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। साधना के लिए बहुत अच्छा समय है। सूर्य शनि एक साथ 8वें घर में है। कुंडलिनी जागरण के लिए, योग की साधना के लिए, तंत्र की साधना के लिए सर्वोत्तम समय कहा जा सकता है। तीसरा घर जो साधना की शुरुआत को दिखाता है, उसका स्वामी सूर्य आपके 8वें भाव यानी समाधि के घर में बैठा हुआ है। तो अगर आप अपने गुरु मंत्र का, सूर्य के मंत्रों का जप करेंगे तो आपको आध्यात्मिक लाभ भी होगा और आप किसी तरह की सांसारिक समस्या से भी बच सकेंगे। तो विष्णु का नाम लेते रहें, श्री विष्णु आपकी रक्षा करेंगे, और सूर्य का मंत्र जपते रहें। भगवान नारायण के रूप में सूर्य की उपासना करते रहें, तो आपको सूर्य नारायण के रूप में आपकी रक्षा ईश्वर करते रहेंगे। कर्क राशि वाले लोगों के लिए सूर्य उनके दूसरे भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव धन का भाव है, परिवार कुटुंब का भाव है। 7वां भाव विवाह व पार्टनरशिप्स का भाव है। तो यहाँ सूर्य जब पहले 10 दिन अपने नक्षत्र में होंगे तो आपको धन का लाभ निश्चित तौर पर कराएंगे। 7वां व्यापार का भाव है। सूर्य शनि एक साथ जब वहाँ बैठे होंगे, आपको व्यापार में किसी तरह का नया लाभ ज़रूर दे सकते हैं, या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी तरह की साझेदारी में आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन यह 14 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में ही होना चाहिए। 24 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक आपको किसी भी तरह के नए निवेश से, नई पार्टनरशिप से या शादी से भी बचना चाहिए। यानी किसी तरह की नई साझेदारी आपको नहीं शुरू करनी है, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शनि इस समय में अस्त हो जाएंगे। इसका बुरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ख़ास तौर पर यहाँ बुध भी सूर्य के साथ बैठे रहेंगे लगभग पूरे महीने जब सूर्य यहाँ होंगे। बुध आपकी राशि से तीसरे 12वें भाव के स्वामी, नुकसान के घर के स्वामी हैं, और यहाँ आकर आपको कार्य क्षेत्र में तकलीफ़ें दे सकते हैं, ख़ास तौर पर जो लोग व्यापार करते हैं। 7वां सूर्य का गोचर पति पत्नी के संबंधों में भी कड़वाहट लाता है। तो किसी तरह के वाद विवाद से आपको घर पर भी बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ शनि भी बैठे हुए हैं और सूर्य बुध का यहाँ आना किसी तरह की छोटी बात भी प्रेसिपिटेट हो जाएगी, यानी इरप्ट हो जाएगी, और वह बड़े वाद विवाद, नोक झोंक के रूप में बदल जाएगी। तो अगर आप घर में सुख शांति चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली चाहते हैं, तो इस पूरे महीने आपको
अपनी भाषा पर संयम रखना पड़ेगा, अपने विचारों पर और अपने व्यवहार पर आपको काबू रखना होगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ परिवार में बहुत अधिक तनाव होता हुआ दिख रहा है। यह बात आप अपने व्यापारिक साथी के साथ भी मान सकते हैं, यानी बिजनेस पार्टनर के साथ। तो किसी तरह के तनाव से आपको बचना पड़ेगा, किसी तरह के नए निवेश से बचना पड़ेगा। 24 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, लगभग 13 फरवरी तक, ख़ास तौर पर इन दिनों में जिन दिन चंद्रमा नीच का होगा या शत्रु राशि में होगा, यह आपको गोचर में पंचांग से देखते रहना चाहिए। उन्हीं दिनों में आपको विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा जिस दिन खराब होगा उस दिन यह बुरे ग्रह योग आपको निश्चित तौर पर परिणाम देना शुरू कर देंगे। तो जिन जिन दिनों में चंद्रमा की गति खराब है उन इन दिनों में विशेष सावधानी। 14 जनवरी से 24 जनवरी तक का समय अच्छा है। 2 हिस्से में बांट लीजिए आप अपने इस राशि फल को। सिंह राशि के लिए सूर्य उनके छठे भाव से गोचर करेंगे। छठे भाव से सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन राशि के स्वामी का छठे जाना अच्छा नहीं है। अब यहाँ 2 तरह के परिणाम मिलेंगे, यानी मिला जुला। यहाँ सूर्य अपने मित्र बुध के साथ भी रहेंगे पूरे गोचर के समय में। बुध आपके दोनों धन भाव के स्वामी हैं। दोनों धन भाव के स्वामी आपके कर्ज के घर में जा रहे हैं, यानी कर्ज लेकर अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस बात के लिए समय बहुत अच्छा है। शनि भी वहाँ बैठे हुए हैं, तो सूर्य, शनि और बुध का छठे घर में योग बना हुआ है। कोई पुराना केस मुकदमा अगर लगा हुआ था उसमें आपको इस समय विजय मिल जाएगी। किसी पुराने रोग से अगर आप ग्रसित थे तो उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। यहाँ इन सब बातों के लिए समय बहुत अच्छा है। वाद विवाद में आपको निश्चित तौर पर जय मिलेगी, लेकिन आपको कार्यस्थल पर सावधान रहना पड़ेगा। खास तौर पर जब शनि यहाँ अस्त हो जाएंगे तो सूर्य जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी जब अस्त हो जाएंगे तो आपको तकलीफ आ सकती है। छठा घर नौकरी का घर होता है। छठा घर हमारे ननिहाल को भी दिखाता है, तो ननिहाल से आपको कुछ तकलीफ आ सकती है। बुआ और बहन, इनसे आपको कुछ समस्या आ सकती है या उस तरफ से आपको कुछ दुखद समाचार मिल सकता है। सावधान रहिए। बचने के लिए आप अपने इन रिश्तेदारों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं या उन्हें सलाह दे सकते हैं, वह इसका जप करें तो उन्हें रक्षा होती रहेगी। तो बाकी मामलों के लिए सूर्य का छठा गोचर करना बुरा नहीं माना जाएगा। सिंह राशि वाले लोगों को मिले जुले परिणाम मिलते रहेंगे। कन्या राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का गोचर उनके 5वें भाव से हो रहा है। 5वां गोचर सूर्य का अच्छे परिणाम देता है, खास तौर पर विद्या के लिए अच्छा है। तो जो लोग भी एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं या स्वयं पढ़ाई करते हैं उनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। यहाँ छठे भाव के स्वामी शनि भी, जो 5वें भाव के भी आपके स्वामी हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो किसी तरह की परीक्षा में जो लोग सम्मिलित होना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि राशि के स्वामी बुध, जो स्वयं बुद्धि के मालिक हैं, उनका भी गोचर सूर्य के साथ 5वें भाव से ही हो रहा है। तो आपके 5वें भाव में सूर्य, बुध, शनि 3 का गोचर चल रहा है। हालांकि कन्या राशि के लिए सूर्य उनके 12वें घर के मालिक हैं, तो सेहत में कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य का साथ आपकी राशि के स्वामी के साथ हो जाएगा। तो किसी तरह के इन्फेक्शस डिजीज़ से आपको बच कर रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य की समस्या आपको संतान की तरफ से भी देखने को आ सकती है। लेकिन यहाँ एक सबसे अच्छी बात है कि जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर स्टडी वीज़ा लेकर विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए अच्छा समय है। वह विदेश जाने में सूर्य उनकी बहुत अधिक मदद करता हुआ यहाँ दिख रहा है। यहाँ से सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके आय स्थान पर भी है। आय के साधनों में वृद्धि होगी, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ाता रहेगा। तो मिला जुला परिणाम होगा, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे परिणाम की मात्रा कन्या राशि वाले लोगों के लिए अधिक रहेगी। तुला राशि के लिए सूर्य का गोचर उनके 4थे भाव से हो रहा है। तुला के लिए सूर्य उनके इनकम के घर के स्वामी यानी 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ सूर्य अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि सूर्य आपके लिए अच्छे घर के मालिक हुए। लेकिन 4थे घर में सूर्य का गोचर हृदय में चिंताएं बढ़ाता है, यानी काम को लेकर उलझन,
क्योंकि यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 10वें कर्म स्थान को देखते हैं। तो काम आपका बढ़ेगा, जिसकी वजह से मानसिक उलझन भी आपको बढ़ेगी, भाग दौड़ बढ़ जाएगी, क्योंकि चौथा भाव हमारी यात्राओं को भी दिखाता है, तीसरा व चौथा भाव, और हमारे घर को भी दिखाता है। तो घर से अधिक समय तक दूर रहने का संयोग बनता हुआ दिख रहा है। खास तौर पर काम के सिलसिले में भाग दौड़ बढ़ती हुई दिख रही है। जो लोग नेटवर्किंग के क्षेत्र में हैं, यानी एक तार से दूसरा तार जोड़ना और कार्य करना, खास तौर पर सरकार से जुड़ा हुआ कार्य, उनके लिए अच्छा समय है। यहाँ सूर्य शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो सूर्य शनि का योग आपके चौथे भाव में है, दोनों आपके 10वें भाव को देख रहे हैं। यह दोनों पावरफुल ग्रह आपकी कुंडली के लिए दोनों अच्छे भाव के मालिक बनते हैं, योग कारक हैं। तो इनका देखना आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की तो ज़रूर देगा आपको, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। मेहनत बढ़ती हुई दिख रही है, मेहनत के कारण कुछ मानसिक उलझन भी दिख रही है, कुछ यात्राएं आपकी बढ़ रही हैं, पैसे का खर्चा भी कुछ बढ़ता हुआ यहाँ आपको दिखेगा। परिवार में माँ की सेहत को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए। किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन सूर्य का यहाँ गोचर शनि के साथ बुरे रिजल्ट आपको नहीं देगा। हाँ, 24 जनवरी के आसपास जब शनि अस्त हो जाएंगे, तब आपको अपनी संतान और माँ की सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता तो विशेष रूप से रहेगी। यात्राओं में भी आप अपने आप को सुरक्षित करके चलें, किसी तरह के चोट चपेट से भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सूर्य का गोचर आपको अच्छे परिणाम दे रहा है, मिले जुले तो दे रहा है, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का गोचर उनके तीसरे भाव से हो रहा है। तीसरा भाव सूर्य को वैसे तो सहज से ही पसंद है, लेकिन यहाँ सूर्य आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं। तो 10वें भाव के स्वामी का, यानी कर्म स्थान के स्वामी का, आपके तीसरे संघर्ष के भाव से गोचर करना, वहाँ भी तीसरे भाव के स्वामी शनि का अस्त हो जाना 24 जनवरी से आपको कार्य क्षेत्र में संघर्ष बढ़ा देगा। व्यर्थ की दौड़ धूप अधिक होगी। जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, उनको इसका थोड़ा ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा निगेटिव। वो अपनी डील्स क्लोज नहीं कर पाएंगे। जो लोग भी कंसल्टेंसी एडवाइजरी के क्षेत्र में हैं, उन्हें भी रेजिस्टेंस अपने कार्य क्षेत्र में अधिक देखने को मिलेगा। किसी तरह का कम्युनिकेशन अगर आप करते हैं, चाहे वह रिटन हो या ओरल हो, यानी मौखिक हो या लिखित हो, तो आप बहुत सावधानी से अपने विचारों को प्रकट करिए, क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें कह देंगे या लिख देंगे जो आपके खिलाफ प्रयोग की जा सकती हैं। तो जहां बोलने की आवश्यकता नहीं हो, वहां नहीं बोलिए। व्यर्थ की भाग दौड़ और व्यर्थ की यात्रा होती हुई दिख रही है। 14 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक जब तक सूर्य यहाँ है, और यहाँ आपके बुध के साथ भी बैठे हुए हैं, तो बुध आपके 8वें भाव के स्वामी हैं। 8वां भाव अचानक परेशानियाँ दिखाता है, तो बुध का कर्म स्थान के स्वामी सूर्य के साथ बैठा होना आपको तकलीफ दिखा रहा है। कुछ ट्रांसफ़र के योग बन सकते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। नई जगह की यात्रा हो सकती है या नई जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, यह संभावना दिखती है। तो वृश्चिक वाले लोगों के लिए यह सूर्य का गोचर उन्हें अधिक संभल कर चलने की सलाह दे रहा है। धनु राशि के लिए सूर्य उनके दूसरे भाव से गोचर करेंगे। दूसरा भाव वाणी भाव है, दूसरा भाव परिवार व कुटुंब का भाव है। यहाँ गर्म ग्रहों का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो सूर्य एक गर्म ग्रह है, आपको अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि भी साथ हैं यहाँ पे दूसरे भाव में ही। तो सूर्य व शनि जब एक साथ कहीं भी होते हैं, उस भाव की नेचुरल सिग्निफिकेशंस को डैमेज करते हैं, यानी विरोधाभास लाते हैं। तो परिवार में आपका किसी बड़े व्यक्ति से मनमुटाव हो सकता है या झगड़ा हो सकता है, आपको इससे अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। हाँ, काम के लिए यह बुरा नहीं है, धन कमाने के लिए यह गोचर बिल्कुल भी बुरा नहीं है, अच्छा गोचर कहा जाएगा। सूर्य आपके लिए भाग्य के स्वामी है। भाग्य के स्वामी का यहाँ आपके दूसरे भाव में बैठना, वह भी बुध के साथ, जो आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य व कर्म का ग्रह योग बनेगा आपके दूसरे कर्म भाव में। दूसरा भाव भी आजीविका को दिखाता है। यहीं दूसरे भाव के स्वामी शनि स्वयं बैठे हुए हैं, तो आजीविका के साधनों में वृद्धि होगी।
शनि की 7.5 भी अब उतरने के ढलान पर है, तो इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन दूसरे भाव के स्वामी शनि आपके 24 जनवरी के आसपास अस्त भी हो रहे हैं, तो आपको 20 दिन सूर्य का यह गोचर सतर्क रहना चाहिए, 24 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक। लेकिन शुरुआत के 10 दिनों के लिए सूर्य का गोचर आपका अच्छा है, काम धंधे में बढ़ोतरी भी मिलेगी और आपको धन कमाने के नए रास्ते भी खुलते हुए दिख रहे हैं। तो मिला जुला गोचर है, लेकिन शुरू में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। मकर राशि के लिए सूर्य का गोचर उनकी राशि के ऊपर हो रहा है। सूर्य राशि के ऊपर से गोचर करते हैं तो प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करते हैं, यानी स्टेटस बढ़ाते हैं। यहाँ शनि भी साथ बैठे हुए हैं जो आपकी राशि के स्वामी हैं। तो सूर्य यानी पॉलिटिकल प्लैनेट का, यानी अधिकार के ग्रह का आपकी दूसरी राशि के स्वामी यानी शनि के साथ बैठना, जो वहाँ के स्वामी हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में पद में बढ़ोतरी देता है। लेकिन सूर्य यहाँ आपके अष्टमेश भी बनते हैं, यानी अष्टम स्थान के अधिपति। 8वां भाव सेहत की समस्याओं को दिखाता है। साथ में यहाँ बुध भी आपके सूर्य के साथ बैठ रहे हैं। बुध भी आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, वह भी सेहत की समस्याओं को दिखाता है। तो दो सेहत को नुकसान देने वाले भावों के स्वामी आपकी राशि के ऊपर जा रहे हैं और राशि के स्वामी शनि स्वयं भी अस्त हो रहे हैं। तो शनि का अस्त होना आपको यहाँ तकलीफ़ें बढ़ाएगा। 14 जनवरी से 24 जनवरी तक तो स्थितियाँ आपके कंट्रोल में रहेंगी, यानी अच्छे परिणाम मिलेंगे। 24 जनवरी से 13 फरवरी तक आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। सतर्कता की बहुत ज़रूरत रहेगी। सब सेहत के लिए यह समय अच्छा नहीं है। सेहत को लेकर बड़ी समस्याएं बहुत सारे मकर राशि के लोगों को आ सकती हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए। कुंभ राशि के लिए सूर्य का गोचर उनके 12वें भाव से हो रहा है। 12वां गोचर सूर्य का अच्छा नहीं माना जाता है। 12वें भाव में सूर्य को मरण कारक कहा गया, यानी सूर्य की यहाँ शक्ति समाप्त हो जाती है। 12वां घर नींद का, रात्रि का, मोक्ष का घर कहा जाता है, यानी जब हम सारे कार्यों को समाप्त करके सोने की तरफ जाते हैं। तो सूर्य प्रकाश के ग्रह हैं, अंधकार के नहीं, और रात्रि अंधकार को दिखाती है। इसीलिए 12वें घर में सूर्य का गोचर, चाहे वह जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली में हो, 12वां सूर्य अच्छा नहीं माना जाता है। सिर्फ एक ही बात के लिए अच्छा माना जाता है, अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो। जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके 8वें भाव के स्वामी शनि, 8वें भाव के स्वामी बुध के साथ सूर्य यहाँ 12वें भाव में बैठेंगे और यहाँ 12वें भाव के स्वामी शनि स्वयं बैठे हुए हैं। यानी आपके विदेश भाव में 12वें भाव में 3 ऐसे ग्रहों का जमावड़ा है जो विदेश जाने की तरफ आपको प्रेरित करते हैं या आपको फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि 7वां भाव भी यात्राओं को दिखाता है। 7वें भाव का स्वामी सूर्य 12वें भाव में यात्रा के घर में, 8वें भाव का जो समुद्री यात्रा को दिखाता है उसका स्वामी बुध 12वें भाव में, और 12वें भाव का स्वामी शनि स्वयं 12वें भाव में। तो जो लोग भी बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग अपने बिजनेस को किसी नए टेरिटरी में ले जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ेंगे। इस समय आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाने वाले हैं, क्योंकि खर्च के घर में 3 ग्रह और वह भी मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। तो अगर आप अपनी सेहत पर खर्च करने से बचना चाहते हैं, यानी बीमारी पर, तो दान दीजिए, हॉस्पिटल में दान दीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, मंदिर में दान दीजिए, तो आप अपनी बीमारी पर खर्च करने से बच जाएंगे। अगर आप दान नहीं देंगे तो फिर वह पैसे आपके पास से जाने तो ज़रूर हैं, तो बीमारी के रूप में, दवाइयों के रूप में आपके पास से जाएंगे। तो यह कुछ मुख्य बातें आपके साथ होने वाली हैं। आप इन बातों का ध्यान रखिए और भगवान शिव की आराधना निश्चित तौर पर इस पूरे महीने आपको करते रहनी है। मीन राशि के लिए सूर्य का गोचर उनके 11वें इनकम के घर से हो रहा है, इच्छा पूर्ति के घर से। तो सूर्य यहाँ आपके इनकम के स्रोत में बढ़ोतरी करेंगे, यानी आय के साधनों में आपकी वृद्धि होगी। 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं, तो कर्ज लेकर कोई काम नया शुरू करना चाहते हैं उसके लिए सबसे अच्छा समय है। बुध भी यहाँ जो आपके 4थे और 7वें भाव के स्वामी हैं, यानी विवाह के घर के स्वामी हैं और व्यापार के घर के,
वह भी 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं शनि के साथ। तो ब्याह और व्यापार दोनों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। कोई नई साझेदारी शुरू हो सकती है, चाहे वह विवाह की साझेदारी हो या व्यापार की। तो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, सबसे अच्छा समय है। गाड़ी लेना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी आपका अच्छा समय है। शनि की स्थिति मजबूत है। चौथे भाव के स्वामी यानी घर, मकान, वाहन, गाड़ी के स्वामी भी 11वें भाव में जा रहे हैं और यहाँ सूर्य भी जा रहे हैं। तो लोन लेकर कोई घर लेना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, इन सब बातों के लिए अच्छा समय है। हालांकि जब यहाँ शनि अस्त हो जाएंगे 24 जनवरी को, जो यहाँ के स्वामी हैं, तो सूर्य की स्थिति थोड़ी कमज़ोर ज़रूर होगी, लेकिन फिर भी आपको बुरा रिजल्ट इसका नहीं मिलेगा। तो यहाँ सूर्य का गोचर मीन राशि वाले लोगों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। जैसा मैंने कहा, सभी 12 राशि वाले विष्णु सहस्त्र नाम की आराधना करते रहें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें, अपने गुरु मंत्र का पाठ करते रहें, तो यह गोचर अधिकतर लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति हो।